Today we will talk about resistivity. Resistivity, or it is also defined as specific resistance. Specific resistance means it is specific for a particular material. Okay, मीन्स हर प्रकार के अलग अलग मटेरियल्स के लिए ये एक स्पेसिफिक होगा. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो यहाँ से रो एल को अगर आप 1 कर दो, 1 यूनिट कर दो, एल ए को भी आप यानी कि एरिया को अगर आप 1 कर दो, 1 मीटर स्क्वायर कर दो, तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है? रो. ठीक है, तो रो जो है वही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है. तो इसकी जो डेफिनीशन है, आर इक्वल टू रो हो जाता है कब? जब एल इक्वल टू 1 हो और ए इक्वल टू 1 हो. तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर. Resistivity is defined as resistance of unit length and unit area of conductor. ठीक है, तो greater the resistivity, greater is the field needed to develop a given current density. इसका मतलब ये है, रेजिस्टिविटी का मतलब यही है कि अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मीन्स रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है. रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है. रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा उसी में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी. जी, दोनों प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो आपको सपोज़ 2 मटेरियल हैं, तो एक की रेजिस्टिविटी रो 1 है और दूसरी की रेजिस्टिविटी रो 2 है. सपोज़ रो 2 इज़ ग्रेटर देन रो 1. ठीक है, तो रो 1 में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो यहाँ पे जो आपको सपोज़ करंट I1 मिल रही है वो आपको ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, यहाँ पे लो है. ठीक है, लेकिन अगर आपको इतनी ही I1 सेम करंट अगर आपको I1 यहाँ पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे रो 2 यहाँ पे ज़्यादा है तो आपको जो फील्ड लगानी होगी वो भी आपको कैसे लगानी होगी? वो आपको हायर लगानी होगी. यहाँ पे अगर E1 फील्ड है और यहाँ पे E2 फील्ड है तो E2 शुड बी ग्रेटर दैन E1. ठीक है, मतलब आपको हाई फील्ड लगानी पड़ेगी उतनी ही अमाउंट ऑफ करंट के लिए. ठीक है, अगर आपको I1 सेम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो आपको ज़्यादा फील्ड या मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको लगानी होगी. ठीक है, रेजिस्टिविटी फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर इज़ 0. मीन्स परफेक्ट कंडक्टर के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ईजी वे में उसमें कंडक्शन होता है, तो इसलिए उसका जो रेजिस्टिविटी होगी वो 0 होगी. एंड रेजिस्टिविटी फॉर परफेक्ट इंसुलेटर इज़ इनफाइनाइट. इट मीन्स कि जैसे इंसुलेटर मीन्स क्या होता है? इंसुलेटर मीन्स होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन ना हो पाए. ठीक है, तो परफेक्ट इंसुलेटर है, इट मीन्स वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को फॉर कंडक्शन. ठीक है, तो यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इनफाइनाइट. रेजिस्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंसुलेटर. ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या है? रो. इफ रो इंक्रीजेज देन आर इंक्रीजेज, और आर इज लो देन रो इज लो. ओके, रेजिस्टिविटी वेरिएशन विद टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल्स. तो यहाँ पे अभी हम मेटल्स के केस में वेरिएशन को देखेंगे. तो इन हॉट मेटल सिंस एटम विल वाइब्रेट विद मोर स्पीड. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? एक निश्चित एक जो है एक फिक्स लिमिट तक ही वो वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई मेटल है तो इसमें ये क्या है? एटम्स हैं. ठीक है, ये एटम्स हैं, तो ये अभी बहुत ज़्यादा इधर इधर वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप इसको अगर हॉट कर देते हो, ठीक है, तब क्या होता है? ये बिल्कुल पास पास आके वाइब्रेट करने लगते हैं. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं. तो अभी क्या होता है? अभी नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके आके निकल जाता है, लेकिन जब इतने ज़्यादा पास पास ही आने लगेंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको चलने में प्रॉब्लम होगी. उसके लिए क्या रास्ता मिलेगा यहाँ पे जाने के लिए? आप वैसे ही समझ लो जैसे कोई एक बहुत सकरी गली है, उसमें बहुत सारे लोग इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या आप जा पाओगे ईजी वे में? नहीं जा पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये इलेक्ट्रॉन इससे मूव करते हैं, जैसे चलते हैं तो कोलाइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो रुकते हैं. उनकी स्पीड भी क्या होती है? स्लो होती है. अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो गई मीन्स उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई यानी कि करंट कम हो गई. करंट कब कम होती है? जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. ठीक है, ओम्स लॉ को पता ही, वी प्रोपोर्शनल टू आई आर. ठीक है, वी इक्वल टू आई आर होता है. तो
वी अपॉन आर इक्वल टू आई हो गया, यानी कि आर इंक्रीज करोगे तो आई क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ है यहाँ पे, बात समझ में आ गई होगी। इन हॉट मेटल, क्योंकि जब आप उसको हॉट कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो इन एटम्स जो हैं और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रास्ता जो है वो नहीं मिल पाता है। इन हॉट मेटल सम एटम्स विल वाइब्रेट विद मोर स्पीड, देन देयर विल बी मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, सो एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन विल डिक्रीज। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो करंट विल डिक्रीज। ये तो बात समझ में आ रही है ना कि उनके कोलिजन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगेंगे, क्योंकि उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एटम्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन भी उनका फ्रीक्वेंट हो जाएगा, यानी कि एवरेज टाइम जो होगा कोलिजन का वो लेस हो जाएगा। ठीक, मतलब जल्दी जल्दी होगा कोलिजन। ठीक है, तो करंट विल डिक्रीज, इज इम्प्लाइज रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो मतलब मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ये मतलब होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी वेरिएशन विद टेम्परेचर इन केस ऑफ नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे इसके लिए नॉन मेटल्स के लिए। तो नॉन मेटल के केस में क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस केस में क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के साथ। मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, इट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, इट मीन्स करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, no free electrons available in normal condition because it is tightly bound with nucleus. When non-metals is heated due to energy, electrons will come out, start conduction. ठीक है, मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, सॉरी टाइटली बाउंड होते हैं इन केस ऑफ नॉन मेटल, लेकिन जब आप उनको एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर वो बाहर निकलने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बाहर निकलने लगते हैं, इट मीन्स वो कंडक्शन में पार्ट लेने लगते हैं। जब कंडक्शन में पार्ट लेने लगेंगे तो वो करंट को फ्लो करा देंगे, जिससे क्या करंट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अगर करंट हाई बह रही है, हाई करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है उसका लो है, रेजिस्टेंस लो है तो रेजिस्टिविटी भी लो हो रही है। ठीक है, रेजिस्टिविटी लो हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ये देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है इसका, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, और यहाँ पे ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी है। तो इसका जो कर्व आ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही, लो हो रही। देखो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, लो हो गई। जैसे टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही, लो हो रही। स्टार्टिंग में जो रेजिस्टिविटी थी वो हाई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, लो हो गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं ओम्स लॉ की। ठीक है, अब देखो डिराइव ओम्स लॉ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला आपको पता है, वी डी इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। ठीक है, माइनस ई टाउ बाई एम, ये आपका फॉर्मूला लास्ट उसमें ड्राइव हुआ था। ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस वी अपॉन एल। तो ई की जगह यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, वी अपॉन एल पुट कर दीजिए, तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। ठीक है, यहाँ से आप वी की वैल्यू, कैपिटल वी की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो वी डी इंटू एम एल अपॉन ई टाउ। ठीक है, अब आ जाओ आई इक्वल टू क्या है, एन ई ए वी डी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, मतलब करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो इक्वेशन फाइंड करनी है वी आई और आर के टर्म्स में फाइंड करनी है। ठीक है, तो वी डी डी ये सारे टर्म्स हम क्या करेंगे, इनको हम रिमूव करेंगे, तो वी डी की वैल्यू आप फाइंड कर लो, आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डी की जगह आप पुट कर दो आई अपॉन एन ई ए, तो वी डी की जगह हमने पुट कर दिया आई अपॉन, ये वी डी की जगह देखो आई अपॉन एन ई ए पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये एम एल अपॉन ई टाउ हो गया। अब ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, और आई तो बाहर आ ही गया। अब देखो एल अपॉन ए भी आप बाहर कर सकते हो, तो बचा क्या, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
तो ये रो आपने फाइंड किया था, रो की वैल्यू क्या होती है m/ne² टाउ। ठीक है, तो m/ne² टाउ क्या हो गया, रो हो गया। और ये अगर रो हो गया तो देखो ये मान लो ये रो हो गया, तो रो L/A, रो L/A क्या होता है, R होता है, R = रो L/A। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R। तो V = क्या हो गया, IR। देखो यही चीज़ लिखी हुई है, तो V = IR हो गया। अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो ये जो ग्राफ आता है ओम्स लॉ का ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ये आपको पता ही है, I और V स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, बिहेवियर ऑफ डायोड्स। तो डायोड्स ये आप जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें क्या होती है, करंट जो है यूनिट मतलब वन डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। जैसे कि ये डायोड आपका ऐसा स्विच भी वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब इसका जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, इसका कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो आई और वी का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या आता है, नॉन लीनियर आता है। नॉन लीनियर का मतलब लीनियर नहीं होगा। ठीक है, लीनियर नहीं होगा। जैसे कि ये ग्राफ है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका यहाँ से इस तरीके उठता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब स्टार्टिंग से नहीं होता ऐसे। ठीक है, ये नॉन लीनियर मतलब लीनियर नहीं है, ये डायोड का कर्व है। ऐसे ही आपका जो दूसरा ग्राफ है ये बिहेवियर ऑफ वाटर वोल्ट मीटर, तो इस केस में भी देखो ये जो ग्राफ बनेगा ये थोड़ा सा आगे से उठेगा।